Hello students, how are you all? I hope you all are fine. I Devesh Parmar welcome you in PN Institute. आज हम स्टैंडर्ड 10 एसएस का चैप्टर 3 देखने वाले हैं, कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। ये जो चैप्टर है इसमें आपको बोर्ड के अंदर 1 मार्क एंड 3 मार्क यानी सेक्शन ए एंड सेक्शन सी ऐसे 2 सेक्शन के अंदर इसमें से क्वेश्चन आते हैं कि हमारा जो कल्चर है वो कैसा है। और इसके अंदर हम मेन देखने वाले हैं स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर, है ना। तो इसके ऊपर पूरा चैप्टर है। सो लेट्स स्टार्ट। स्टार्टिंग में बताया है इंट्रोडक्शन के अंदर कि हमारा ये जो कल्चर है ना, तो वो एकदम फेमस एंड रिच कल्चर है हमारा। एक यूनिक आइडेंटिटी हम इंडिया की कह सकते हैं। और उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट था हमारा टाउन प्लानिंग, कि जो एंशिएंट टाइम का टाउन प्लानिंग भी था इंडस कल्चर का, वो भी इतना अच्छा था कि हमें वो एक सरप्राइज कर सके, है ना। चलो, तो सबसे पहले यहाँ पे 2 डेफिनेशन दी है, एक स्कल्पचर किसे कहेंगे और दूसरा आर्किटेक्चर। तो स्कल्पचर मीन्स कार्व द फिलिंग ऑन स्टोन, वुड और ऑन मेटल विथ हैमर एंड चीजल। हमारी जो फीलिंग है वो हम इस तरह से, जैसे यहाँ फोटो में आप देख सकते हैं ना, कि एक जो आर्टिस्ट है वो अपनी फीलिंग को कार्विंग करता है चीजल एंड हैमर के द्वारा, स्टोन के ऊपर, वुड के ऊपर या कोई भी मेटल, तो उसे हम स्कल्पचर कहेंगे। और एक उसका डेफिनेशन नीचे दिया है, द आर्ट ऑफ शेपिंग फिगर्स और डिजाइन विथ फेशियल एक्सप्रेशन इन राउंड और इन अ रिलीफ प्रोफेशनली परफॉर्म बाय स्कल्पचर विद द हेल्प ऑफ चीजल एंड हैमर। तो यहाँ पे भी जो मीनिंग अगर हम देखो तो सेम ही है कि हम जो हमारी फीलिंग है, हमारे जो एक्सप्रेशन है, उसको एक शेप देते हैं ना फिगर के अंदर, और वो भी चीजल एंड हैमर के द्वारा। तो ये डेफिनेशन दी है यहाँ पे स्कल्पचर की। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट दिया है आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर किसे कहेंगे? तो सिंपल मीनिंग अगर कहे आर्किटेक्चर का तो इसका मतलब होता है आर्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। और ये जो वर्ड आया ये एक संस्कृत लैंग्वेज में से वर्ड आया है। और आर्किटेक्चर को जो ये संस्कृत में क्या कहेंगे? वास्तु। ओके, अभी इसके अंदर जितना भी हम कंस्ट्रक्ट करते हैं ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, बिल्डिंग, हाउस, टाउन, वेल, फोर्ट, मीनारेट, टेम्पल, मॉस्क, टॉम्ब, है ना। तो ये सभी चीज़ों को हम आर्किटेक्चर गिनेंगे। ओके, तो एक हमारी अच्छी स्किल है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये 2 डेफिनेशन इसमें दी गई है। उसके बाद बताया है कि जो हमारा टाउन प्लानिंग था वो कैसा था, वो यहाँ पे दिखाया है। टाउन प्लानिंग में अगर हम देखें तो 3 पार्ट में ऐसे पूरा टाउन डिवाइड होता था। सबसे ऊपर होता है फोर्ट ऑफ रूलर, जिसे सितदल भी कहा जाता है। हम यहाँ फोटो में जैसे देख सकते हैं ना, यहाँ पे राजा रहते थे और उनका जो एरिया था उसे सितदल कहते हैं। वो अपर पार्ट में आता, ये जो पूरा एरिया है वो अपर पार्ट है। दूसरा अपर पार्ट में रहते थे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। उन लोगों के जो घर रहते वो घर भी 5 से 7 रूम वाले रहते थे। और ये जो नीचे वाली लाइन है ना, इसे लोअर टाउन कहेंगे। लोअर टाउन जो है वहाँ पे कौन रहते हैं? तो जो कॉमन पीपल है वो लोअर टाउन में रहते हैं। ओके, तो इस तरह से ये 3 पार्ट के अंदर हमारा टाउन प्लानिंग रहता था, जो हम देख सकते हैं यहाँ पे। तो ऐसे रहेगा। इसके अंदर हम जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स है उनका अपर टाउन, और वो फोर्ट के नज़दीक में ही रहता। वहाँ पर हम वाइड रोड देख सकते हैं, वेल प्लानिंग वाला टाउन था ये। दूसरा जो लोअर टाउन है, तो लोअर टाउन के अंदर कॉमन पीपल रहते हैं एंड इनके जो घर होते थे वो हैंडमेड ब्रिक से बनाए जाते थे, है ना। उनके जो हाथ से बनाई हुई ब्रिक उसमें यूज़ करते थे। ओके, तो इस तरह से ये टाउन प्लानिंग रहता हमारा। चलो आगे देखते हैं मोहनजोदड़ो। तो जो अलग अलग टाउन प्लानिंग है उसमें जो सिविलाइजेशन हमारे इंडिया में मिली, तो उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट फर्स्ट जो बताई है वो है मोहनजोदड़ो। तो वो देखते हैं। कई बार ये 3 मार्क के क्वेश्चन में पूछा जाता है। 1922 में जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट थे
नाम है रखालदास बैनर्जी एंड दयाराम साहनी, वो दो। और जो ब्रिटिशर दो थे जिनके गाइडेंस में हमने काम किया, जॉन मार्शल एंड कॉलोनल मैके। तो इन लोगों ने पूरा रिसर्च किया, सर्वे किया और यहाँ से वो बहुत सारी चीज़ें निकाली है। ये जो एरिया है मोहनजोदड़ो, अभी का जो पाकिस्तान का एरिया है लारखान डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे वो आया हुआ है। और उसका मतलब जो होता है, मोहनजोदड़ो का मतलब होगा द हीप ऑफ द डेड्स, है ना, ऐसा मतलब होता है। तो इस तरह से स्टार्टिंग के अंदर ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो ब्रीफ बताया गया है। आगे है नेक्स्ट पॉइंट, देखो कि ये पूरा जो हमारा मोहनजोदड़ो का टाउन प्लानिंग था वो कैसा होता था, वो पूरा यहाँ पे बताया है। ऐसे जैसे आगे हमने देखा कि अपर पार्ट रहता, वहाँ पे जो रूलर है और दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर वो वहाँ पे रहते। पूरा जो एरिया था उसको ऐसे फोर्टिफाइड किया जाता, अच्छे रोड यहाँ पे थे। फिर वॉल देख सकते हैं हम, वाइड रोड है, अच्छी ड्रेनेज सिस्टम थी, ग्रीनरी थी, वाटर के लिए वेल बनाए गए थे, बाथरूम, ऐसे बड़े बड़े घर रहते, है ना। ये जो बड़े घर है वो रिच पीपल के, छोटे घर है वो पुअर पीपल के। तो इस तरह से पूरा होता था। चलो तो हम अच्छे से जानेंगे किस तरह से किया जाता था। तो उसमें सबसे पहले बताया है जो कंस्ट्रक्शन ऑफ टाउन, कि जो टाउन कंस्ट्रक्ट करते थे वो कैसा रहता था टाउन प्लानिंग में। तो मेन चीज़ें इसमें हमें इतनी दी गई है कि यहाँ पर जो घर बनाए जाते थे वो थोड़ा हाई प्लिंथ पे बनाते, हाइट पे बनाते थे, ताकि जब फ्लड आता है तो उससे प्रोटेक्शन मिल सके। जो कचरा या धूल मिट्टी उड़ती है तो वो भी उड़ के घर के अंदर आ सकती है, तो प्लिंथ के कारण वो नहीं होगा। सेकंड है, पूरा जो टाउन था उसको वॉल एंड गेट से फोर्टिफाइड किया था प्रोटेक्शन के लिए, कि कोई भी बाहर के लोग अटैक ना कर सके, और अटैक करे तो भी वो प्रोटेक्ट कर सके। तीसरा उसका मेन है कि जो मेन रोड थे बहुत अच्छे एंड वाइड रोड होते थे और साइड लाइन पे ओपन होते, यानी कि जो उनका घर रहता तो घर का दरवाजा है वो मेन रोड की तरफ नहीं रहता पर साइड लाइन में, ताकि कचरा उड़ के भी सीधा घर के अंदर ना आए। प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम थी। तो ये सारी चीज़ें हमें वहाँ से मिली है। स्टोर रूम मिले हैं, किचन, ये किचन है ना, स्पेलिंग में मिस्टेक है, तो स्टोर रूम, किचन, बाथरूम, तो ये हर घर के अंदर ये सारी चीज़ें हमें मिली है। दूसरा वहाँ पे डोर एंड विंडो भी थे, यानी वो वेंटिलेशन के लिए भी अच्छे से उन्होंने सब संभाल के रखा था। तो इस तरह से जो रोड है वो बताए गए हैं। तो ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमारे टाउन प्लानिंग की थी, कि सबसे ऊपर क्या बताया कि प्लिंथ पे घर बनाते, प्रोटेक्शन रहे इसके लिए। दूसरा फोर्टिफाइड रहता, मेन रोड भी अच्छे थे, और इसके अंदर जो रिच पीपल थे उनके घर 5 से 7 माल के और डबल फ्लोर वाले। पुअर पीपल थे उनके घर जो है वो 2 से 3 रूम वाले और सिंगल फ्लोर, टेनामेंट जैसा हम कह सकते हैं, है ना। तो ऐसे उनके घर रहते थे। फिर मेन रोड अच्छे थे, पूरा वॉल जो है वो मोहनजोदड़ो को पूरा फोर्टिफाइड किया जाता था वॉल से, तो सिक्योरिटी भी मिले। तो ये सारे टाउन प्लानिंग के फीचर दिए हैं। सेकंड पॉइंट है रोड। अभी यहाँ के जो रोड है वो भी एक मेन फीचर हम कह सकते हैं मोहनजोदड़ो का। 9.75 मीटर वाइड रहते थे रोड, है ना, इतने अच्छे रोड थे। और छोटे छोटे स्मॉल लिंक रोड रहते, यानी मेन जो 2 रोड रहते थे, जो हम देख सकते हैं कि ये मेन जो 2 रोड थे वो नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट, यानी ऐसे 2 मेन रोड क्रॉस करते राइट एंगल पर। तो इस तरह से होता, और उसके साथ दूसरे छोटे छोटे रोड जो है वो कनेक्ट होते जाते, है ना। यहाँ पे हम देख सकते हैं, देखो कि जैसे ये मेन रोड है, अभी यहाँ से जो घर है तो उसके बीच में जो जो रोड रहेंगे वो उससे लिंक होते हैं। तो इस तरह से पूरा बनाया गया था। और रोड के आजू बाजू में पिट्स भी, खड्डे भी मिले हैं। तो उससे हम ये सजेशन मिलता है कि भाई शायद वो लोग उसको लैम्प पोस्ट, स्ट्रीट लाइट की तरह उसको यूज़ करते थे, यानी कि शायद उस समय स्ट्रीट लाइट नहीं पर वो मसाल लगाते थे, है ना। हमने मूवी में और सब में देखा भी होगा कि पुराने ज़माने में ऐसे मसाल लगाई होती थी। तो ऐसा वो लोग भी करते होंगे।
चलो, तो इस तरह से ये रोड के बारे में बताया है। थर्ड पॉइंट है वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम। गटर लाइन जो था वो भी बहुत अच्छा था। एक सिस्टमेटिक एंड एफिशिएंट ड्रेनेज नेटवर्क हम इसका कह सकते हैं। उसके अंदर पूरा अंडरग्राउंड ब्रिक जो ड्रेनेज चैनल बनाया गया था। उसमें क्या करते कि जो घर होता हो, हर घर के बाहर एक ऐसा सेसपिट बनाया जाता, यानी खड्डा। एक सेसपिट रहता तो घर का पानी वो खड्डे में आएगा और वो खड्डे से जो मेन गटर लाइन है उसमें जाएगा। वहाँ से वो मेन गटर लाइन है वो पूरा टाउन है उसके बाहर जाती है। तो इस तरह से पूरा होता था। पूरा ड्रेन जो है ब्रिक से कवर रहती और क्लीनिंग के लिए भी बीच बीच में जगह रखी जाती थी। तो इस तरह से वो पूरा जो टाउन का पानी है वो बाहर निकालते थे। ये जो ड्रेनेज सिस्टम है ये भी एक हम यूनिक फीचर कह सकते हैं। और आज ऐसा ड्रेनेज सिस्टम अगर हम देखें तो मेडिटेरेनियन सी है, उसका एक आइलैंड क्रेट है, वहाँ पे हमें आज भी ऐसा ड्रेनेज सिस्टम मिलता है। यहाँ पर इस तरह से जो डर्टी वाटर है उसको निकालने के लिए पूरा अरेंजमेंट किया गया था। हर घर के आगे एक सेसपिट रहेगा। तो एक प्लान एंड सिस्टमेटिक हम ड्रेनेज सिस्टम ये देख सकते हैं। और इससे वो हमें ये भी पता चलता है कि वो हेल्थ एंड हाइजीन के लिए बहुत ध्यान रखते थे कि वहाँ हमें ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए ताकि बीमारी कम हो। ओके, तो इस तरह से ये ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बताया है। चौथा है पब्लिक बाथ। अब ये जो पब्लिक बाथ है ऐसे हम फोटो में देख सकते हैं। तो कोई भी फेस्टिवल होता या कोई फंक्शन है तो उस समय पे मेन इसका यूज़ किया जाता था। एक ह्यूज बाथ मिला है वो जो मोहनजोदड़ो है वहीं से। और मेन इसमें ऐसा अरेंजमेंट किया है कि जहां हम फ्रेश वाटर को ऐड कर सकते हैं, डर्टी वाटर हो तो उसको बाहर भी निकाल सकते हैं। अगर इसके अंदर हमें हॉट वाटर ऐड करना है तो गर्म पानी भी ऐड कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे मानो कि विंटर का टाइम है, ठंडी ज़्यादा हो तो ऐसे गर्म करके पानी भी डाला जाता था। तो वो भी अरेंजमेंट किया गया था। दूसरा जो बाथ टब है ना, ऐसे जो पब्लिक बात है तो उसके आजू बाजू में हम देख सकते हैं यहाँ पे घर जैसा बनाया है। तो यानी छोटे छोटे रूम बनाए थे कि जिससे वो लोग क्लोथ चेंज करने हो तो भी वो वहाँ पे कर सकते हैं। एंड जब भी कोई फेस्टिवल होता है, रिलीजियस प्रोग्राम है, तो ऐसे समय पे ये पब्लिक बाथ का यूज़ किया जाता था। ओके, चलो नेक्स्ट पब्लिक बिल्डिंग। अभी ये जो पब्लिक बिल्डिंग है तो उसमें दो ऐसे बड़े बड़े दो पब्लिक बिल्डिंग मिले हैं मोहनजोदड़ो के अंदर से। और इसका यूज़ जो है तो एज ए टाउन हॉल या फिर थिएटर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस या ग्रेनरी, अनाज भरने के लिए, है ना। तो वो सब के लिए किया जाता था। और ये जो है उसके आजू बाजू में जो सोल्जर्स थे तो उनको रहने के लिए बराक भी, यानी छोटे रूम बनाए गए थे। तो वो बराक भी यहाँ से मिले हैं, जिससे हमें पता चलता है कि भाई हाँ, सोल्जर लोगों का भी यहाँ पे प्लेस था। तो इस तरह से दो पब्लिक बिल्डिंग हम देख सकते हैं। चलो नेक्स्ट है, ये हुआ मोहनजोदड़ो। अब दूसरा है हड़प्पन सिविलाइजेशन, है ना। तो वो हम देखेंगे। हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर ये तीन जो मेन पर्सन थे, जॉन मार्शल, कॉलोनल मैके एंड दयाराम साहनी। 1921, है ना, 1921 में, यानी मोहनजोदड़ो से पहले ये फाइंड आउट किया गया था। और इसमें ये तीन मेन थे। पंजाब के अंदर जो हड़प्पा विलेज है, पंजाब के अंदर मोंटेगोमेरी एरिया, और वहाँ पे ये हमें देखने को मिलता है। चलो तो देखते हैं क्या बताया इसमें। तो हड़प्पा के अंदर अगर हम देखें तो बहुत सारी चीज़ें हमें मिली है। इसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं, क्योंकि ये भी एक जो इंडस वाला जो एरिया है ना, 7 नदियाँ जहाँ से बहती है, तो वो एरिया जो है उसके ही सेम रिमेन्स हमें यहाँ पर भी मिलते हैं। तो इसलिए उसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। दूसरा, हड़प्पा में सबसे पहले रिमेन्स मिले 1921 में मिले ना यहाँ पे, तो इसके कारण इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। एंड दूसरा है कि इसको कॉपर स्टोन एज भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो लोग कॉपर एंड स्टोन में से बहुत सारी चीज़ें बनाते थे।
उनके इंस्ट्रूमेंट है, वेपन्स है, रोज़ का जो चीज़ें है वो सब इसमें से बनाया जाता था। हम देख सकते हैं क्या क्या बनाते थे वो, ऐसे ऑर्नामेंट्स है, आर्टिफैक्ट्स है, तो ये सारी चीज़ें बनाते थे कॉपर एंड स्टोन में से। वेपन्स, एक्स, फिर पॉटरी, ऐसा ऑर्नामेंट बनाए जाते, बैंगल्स, बीड्स मेड ऑफ स्टोन एंड गोल्डन ज्वेलरीज। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम हड़प्पन सिविलाइजेशन में हमें मिली है। दूसरा, यहाँ का अगर हम कल्चर देखें तो वो भी एक रिमार्केबल रह सकता है। कल्चर नोन एज इंडस वैली सिविलाइजेशन, और एक सिस्टमेटिक टाउन प्लानिंग हम देख सकते हैं इसमें। यहाँ पे अच्छा ग्रीनरी एंड फोर्ट, यानी जो अनाज भरने के लिए जगह है वो भी अच्छी थी, पूरा फोर्टिफाइड किया था और फोर्ट भी मिला है। यहाँ के जो लोग थे वो ऑर्नामेंट भी पहनते थे, तो जैसे हमने आगे ऑर्नामेंट वो बनाते थे तो पहनेंगे भी, है ना, तो वो सब भी यहाँ से मिला है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। आगे बताया है टाउन प्लानिंग। अभी वहाँ का टाउन प्लानिंग कैसा था, तो एक सिस्टमेटिक टाउन प्लानिंग हम देख सकते हैं हड़प्पा के अंदर भी। ग्रिड पैटर्न ऑफ स्ट्रीट्स, है ना, जो गलियाँ थी स्ट्रीट्स वाली, तो एकदम ग्रिड पैटर्न अच्छे से वो प्लानिंग की गई थी। ड्रेनेज सिस्टम भी यहाँ पे था, अंडरग्राउंड पूरा ड्रेनेज सिस्टम रहता कि जिससे कोई प्रॉब्लम भी ना हो। एंड ग्रीनरीज एंड फोर्ट भी यहाँ से मिले हैं। तो आगे हमने देखा ऐसे ही बताया गया है। चलो नेक्स्ट पॉइंट है तीसरी सिविलाइजेशन जो हमें मिली वो है धोलावीरा। ओके, पहला हमने देखा मोहनजोदड़ो, दूसरा हड़प्पा, तीसरा ये है धोलावीरा। धोलावीरा देखें तो आज का कंटेम्प्रेरी एंशिएंट टाउन अगर हम देखें हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो उसके जैसा ही थोड़ा है। धोलावीरा जो है वो कहाँ आया हुआ है, तो धोलावीरा विलेज, वहाँ से 2 किलोमीटर दूर पे ये सिविलाइजेशन मिला था। मेन हमारे गुजरात में जो भचाऊ तालुका है वहाँ पे आया हुआ है। 1990 में ये जब एग्जीक्यूशन किया गया, पहले सर्वे जो किया वो गुजरात ने किया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ गुजरात। फिर 1990 में हमने उसको सौंप दिया इंडिया को, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को। वहाँ के जो लीडर थे रविंद्र सिंह बिस्त, उनकी लीडरशिप में ये पूरा सर्वे यहाँ पे किया गया, सारी चीज़ें बाहर निकाली गई, है ना। तो इस तरह से पूरा टाउन प्लानिंग मिला था। और मेन जो चीज़ें मिली तो उसमें पूरा जो टाउन था उसको फोर्टिफाइड किया था वॉल से। ये जो वॉल मिली वो वाइट कलर से ऐसे पेंट की गई थी, और बनाने के लिए इसमें उन्होंने ब्रिक, स्टोन एंड जो क्ले है तो वो सारी चीज़ें उसमें यूज़ करते थे वो लोग। ओके, देखो हम देख सकते हैं ऐसा वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम भी बनाया गया था। मेन वॉल एक मिली है जो वाइट पेंटिंग की गई थी, पूरा वॉल फोर्टिफाइड था, यानी मेन जो है वो सिक्योरिटी के लिए किया गया था। ये बनाया गया था ब्रिक कंस्ट्रक्शन से। वहाँ पे वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम भी मिला है, यानी इतना अच्छा प्योरिफिकेशन सिस्टम था कि अगर आज देखें तो आज भी ऐसा प्योरिफिकेशन हमारे पास ऐसी सिस्टम नहीं है। पोर्टेबल वाटर भी वो लोग यूज़ करते थे, यानी पीने के लिए, और जो अच्छा पानी होता है तो उसका भी अरेंजमेंट वहाँ पे था। ओके, तो इसने पॉइंट हमें इतने पॉइंट दिए हैं। नेक्स्ट है चौथा सिविलाइजेशन लोथल। ये भी गुजरात के अंदर ही आया हुआ है। गुजरात में अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट धोलका तालुका, है ना, यहाँ पे आया हुआ है। ये लोथल है और वहाँ पे 2 रिवर है, एक भोगावो रिवर एंड दूसरी साबरमती रिवर। ये 2 रिवर के बीच में ये आया हुआ है लोथल। दूर देखें तो यहाँ से अरेबियन सी नज़दीक है, और बे ऑफ खंबात जो है वो 18 किलोमीटर खाली दूर है यहाँ से। तो एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए भी एक बेस जगह थी ये, इसलिए उसको पोर्ट टाउन भी कहा जाता है। एक मेन पोर्ट टाउन जहाँ से हमारा इंडिया का सारा जो ट्रेडिंग होता था वो एंशिएंट टाइम में यहीं से होता था, है ना, लोथल में से ही। ऐसा पूरा एक डॉकयार्ड भी यहाँ पे मिला है। डॉकयार्ड की जहाँ पे जो शिप है वो सब यहाँ पे रखे जाते थे। जब हाई टाइड्स आता तो हाई टाइड्स के समय ऐसे डॉकयार्ड में वो लोग शिप रखते थे।
डॉकयार्ड था, उसके आजू बाजू में ऐसे जो घर भी मिले हैं, यानी लोग भी यहाँ पे रहते थे, पब्लिक के हैबिटेट भी मिले हैं। दूसरा, वहाँ पे ग्रीनरी है, उसके लिए स्टोर करने के लिए शॉप भी आजू बाजू में थे, यानी वो लोग वहाँ पे स्टोर भी करते थे, जो माल बाहर से आता है या बाहर ले जाना है तो स्टोर भी किया जाता था। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिली थी, है ना। देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं ऐसे ग्रीनरी एंड वेयर हाउस रहते थे। पूरा हमारा क्राफ्ट्स एंड ट्रेड जो था वो अलग अलग कंट्री के साथ लिंक था। फिर जो आगे हमने जैसे देखा बे ऑफ खंबात, वहाँ से खाली 18 किलोमीटर दूर, यानी हम अच्छे से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो हमारी बाहर जाती थी। ये सील किए जाते थे, ऐसे बीड एंड पॉटरीज है उसका भी एक्सपोर्ट किया जाता था, एंड ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए फेमस था। ओके, तो ये सब चीज़ें हम देख सकते हैं कि लोथल भी जो है एक बेस्ट पोर्ट टाउन था उस समय का, और इसका हमें एक प्राउड फील होना चाहिए। ओके, चलो नेक्स्ट है मौर्यन आर्ट। मौर्यन आर्ट में क्या बताया है, तो सबसे पहले मौर्यन आर्ट में बताया है जो स्तूपा की डेफिनेशन दी गई है। मौर्यन आर्ट, जो मौर्य राजा हो गए उनके समय में क्या तो ऐसे स्तूपा वो लोग बनाते थे। स्तूपा का डेफिनेशन दिया है, ओवल शेप कंस्ट्रक्शन अंडर विच द रिमेन्स ऑफ लॉर्ड बुद्धास बॉडी वर कैप्ट, है ना। एक बॉक्स के अंदर उनके बॉडी के जो रिमेन्स है वो रखे जाते थे, और उसके ऊपर ऐसे हम ये फोटो में देख सकते हैं। तो इस तरह से स्तूपा बनाया जाता था। ये जो स्तूपा है ऐसे बनाते थे, और मेन यहाँ पे ऐसे 5 स्तूपा के नाम दिए गए हैं। अशोक का जो टाइम था, एक गोल्डन पीरियड हम कह सकते हैं उसको, उन समय में ऐसे बहुत सारी चीज़ें बनाई। खाली स्तूपा ही नहीं, इसके अलावा चैत्य, विहार, मठ, ये सब भी कंस्ट्रक्ट किया गया था, है ना। इसलिए इसको गोल्डन पीरियड कहा जाता है अशोक के टाइम को। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बनाई थी। मेन जो 5 स्तूपा है उसके नाम सांची, सारनाथ, बेरथ, नंदनगढ़ एंड देवनी मोरी। तो ये 5 मेन स्तूपा है जो ये बौद्ध के टाइम पे, बौद्ध रिलीजन के जो बौद्ध भगवान हो गए, है ना, उनके ऐसे बनाए जाते थे मौर्यन टाइम के अंदर। अभी जो सबसे पहले ये बताया है सांची का जो स्तूपा था उसके बारे में यहाँ पे बताया है। तो आज जो है वो एमपी, मध्य प्रदेश में आया हुआ है। अभी ये जो स्तूपा है वो पहले टोटली ऐसे पूरा ब्रिक से बनाया गया था, और आज जो बड़ा है, पहले वो उससे हाफ साइज का था, पर अभी उसको हमने फिर से थोड़ा कंस्ट्रक्ट किया और हाफ साइज की जगह अभी उसको बड़ा कर दिया। वहाँ पे वो लोग विहार एंड चैत्यस, केव, मोनेस्टरी, ये सब भी बनाते थे। तो एक बेस्ट एग्जाम्पल हम ये सांची के स्तूपा को भी कह सकते हैं। चलो नेक्स्ट दिया गया है पिलर इंस्क्रिप्शन। पिलर इंस्क्रिप्शन जो है उसमें क्या है मेन, तो जो स्टोन के ऊपर कुछ ना कुछ वो इंस्क्रिप्शन करते थे, लिखते थे, है ना। तो उसे हम कहेंगे पिलर इंस्क्रिप्शन, जो सिंगल रॉक कट करके उसके अंदर से बनाया जाता था। जो भी रिलीजियस ऑर्डर है ऑफ एम्परर अशोका, तो अशोक राजा जो हो गया ना, उन्होंने जो बौद्ध रिलीजन में मानते थे वो भी, तो उनके जो धार्मिक उपदेश थे, प्रीचिंग था, वो उसके ऊपर वो लोग कार्विंग करवाते थे। कार्विंग करवाने के बाद उसको अच्छे से पॉलिश किया जाता ताकि उसकी साइन अच्छी आए। ये सब नाम दिए हैं, अम्बाला, मेरुत, अलाहाबाद, सारनाथ, लोरिया नियर नंदनगढ़, सांची, काशी, पटना, बोधिवृक्ष नियर बोध गया। तो ये सारी जगहों पे ऐसे बहुत सारे स्तूपा बनाए गए, पिलर इंस्क्रिप्शन बनाए गए थे। और इसमें जो लिखावट थी उसमें वो लोग ब्राह्मी लैंग्वेज यूज़ करते थे, है ना। ब्राह्मी लैंग्वेज के अंदर ये बनाए जाते थे। चलो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें जो हमारा पिलर है, पिलर ऑफ सारनाथ। तो ये हमने देखा ही है, हमारे जो नेशनल एम्ब्लेम है ना, उसके अंदर ये आता है। तो पिलर ऑफ सारनाथ जो है, इसमें एक बेस्ट स्पेसिमेन स्कल्पचर हम कह सकते हैं इंडिया का, जिसके अंदर 4 लायन जो अलग अलग 4 डायरेक्शन के अंदर अपना फेस रख के खड़े हैं, ऐसे बनाया गया है। ये एक लॉर्ड बुद्धा का प्रीचिंग प्लेस भी था।
यहीं से उन्होंने अपना उपदेश भी दिया था। फिर उसके अंदर एक धर्म चक्र है, हम देख सकते हैं बीच में, इसको कहते हैं द ट्रियम्फ ऑफ रिलीजियन, धर्म का विजय, और इसलिए इसको धर्म चक्र ऐसे नाम दिया गया। उसके आजू बाजू में एलिफेंट, हॉर्स एंड बुलॉक, ये 3 के हम फोटो भी कार्विंग किए हुए देख सकते हैं। तो ऐसा पूरा बनाया गया था। फिर हमने इसी जो एम्ब्लेम है हमारा नेशनल एम्ब्लेम, तो उसके अंदर ये 4 लाइन के जो फोटो है उसको प्लेस दिया है हमारे नेशनल एम्ब्लेम में। एंड जो चक्र है, तो ऐसे हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसके अंदर हमने वो चक्र को प्लेस दिया है। ओके, तो ऐसे बहुत सारे पिलर्स जो है वो भी यहाँ पे बने। नेक्स्ट है द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्ट। अभी जो द्रविडियन स्टाइल के अंदर भी ऐसे बहुत सारे स्तूपा बनाए जाते थे। जो कृष्णा एंड गोदावरी रिवर है वहाँ उस साइड पे ऐसे बहुत सारे डेवलप हुए हैं। सातवाहन डायनेस्टी जो राजा हो गए, सातवाहन किंग, तो उन्होंने ऐसे अलग अलग जैसे सेमी सर्कल में, ओवल शेप में, बेल शेप में, तो ऐसे अलग अलग शेप के अंदर भी ये लोग स्तूपा बनाते थे। बेस्ट एग्जाम्पल है स्तूपा का, उसमें आएगा नागार्जुन कोंडा एंड अमरावती, ये 2 स्तूपा है वो मेन है। चोला डायनेस्टी के टाइम पे ये सारा बनाया जाता था। ओके, चलो नेक्स्ट हम देख सकते हैं ये सारे नाम दिए गए हैं, है ना। आगे बताया है द आर्ट ऑफ गुप्त पीरियड, तो एक गोल्डन एज हम कह सकते हैं कि जो गुप्त पीरियड, चंद्रगुप्त और वो सब जो वहाँ पे राजा हो गए, वो भी बुद्ध रिलीजन में मानते थे। तो उस समय वहाँ का आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, पेंटिंग, म्यूज़िक, डांस, तो खाली आर्किटेक्चर ही नहीं, फिर इसके अलावा भी उन्होंने ये सारे जो फील्ड है उसमें काम किया और उसको आगे बढ़ाया। उन्होंने जो मंदिर बनाए थे उसके नाम दिए हैं पार्वती टेम्पल, भूमरा शिवनाथ टेम्पल, गोप मंदिर, तो वो भी यहाँ पे है। स्कल्पचर में देख सकते हैं बुद्धा एट सारनाथ, विष्णु भगवान का टेम्पल मथुरा में है, महावीर स्वामी का टेम्पल, वराह अवतार में जो विष्णु भगवान का टेम्पल है, स्तूपा, चैत्य, विहार, पिल्लर, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बनाई थी। और इसलिए जो गुप्त पीरियड है उसको भी हम एक गोल्डन एज कह सकते हैं। जैसे आगे हमने एम्पेरर अशोका और उनके टाइम का देखा, ऐसे ही है ना, यहाँ पर भी वो देखने को मिलता है। चलो फिर नेक्स्ट है केव आर्किटेक्चर। तो हमारे इंडिया में जो अलग अलग चीज़ें बनाई उसमें केव्स भी बहुत सारी बनाई गई है। तो ये भी एक मैन मेड था। फेमस केव में हम या अजंता एंड इलोरा केव्स, एलिफेंटा केव्स, देन उदयगिरी एंड बाग केव्स एंड खंडगिरी केव्स, तो ये सारी केव्स देख सकते हैं। इसके अलावा भी गुजरात में अगर देखें तो खंबालीड़ा केव, ढाक केव ऑफ जूनागढ़, बारबर केव जो अशोका के टाइम पे थी, सुदामा केव बिहार में आई हुई है, सीता केव आसाम में एंड दार्जिलिंग में। तो ये हर जगह पे बहुत सारे नाम दिए हैं, मोस्टली ऐसे नाम पूछते तो नहीं हैं, पर वो भी हमें ध्यान रखना है कि शायद एक मार्क में कौन सी केव कहाँ आई वो पूछ सकते हैं। चलो आगे बताया है गुजरात की जो केव्स है उसके बारे में। गुजरात के अंदर हम देख सकते हैं तो जूनागढ़ में जो बावा प्यारा मठ है उसके नज़दीक में फर्स्ट केव आई है बावा प्यारा केव, इसके बारे में बताया है। तो ये टोटल 3 लेयर के अंदर ऐसे इंटरसेक्टिंग जो राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करती है ऐसी 3 लाइन है। टोटल इसमें 16 केव्स है, ये जो बावा प्यारा केव है उसमें। और इस तरह से हम देख सकते हैं फर्स्ट लेयर है उसमें 4, दूसरे में 7, तीसरे में 5, ऐसे 3 लेयर में ये बनाई गई है। फर्स्ट एंड सेकंड सेंचुरी में ये बनाई गई थी ऐसा माना जाता है। फिर है केव्स ऑफ गुजरात में दूसरा ऊपर कोट केव्स। तो ये जो छोटी छोटी केव्स दी गई है और उसमें 2-3 पॉइंट्स की इंफॉर्मेशन दी है, तो हम देखते हैं। तो जो ऊपर कोट था ऐसे डबल स्टोरेड केव है जिसमें ऐसे अपर एंड लोअर 2 लेवल रहते हैं, यानी पूरा अंदर भी कार्विंग करके ऐसे 2 माल के केव्स बनाए गए थे। ये 2nd एंड 4th सेंचुरी के अंदर बनाया गया था। एंशियंट रिमेन्स में हम देख सकते हैं ये। फिर थर्ड है खापरा कोडिया केव्स, ये फ्लोर केव है। इसके अंदर ऐसे 20 पिलर्स थे पर धीरे धीरे वो रूइंस हो गए,
3rd सेंचुरी में बनाई थी ना, अभी 21st सेंचुरी चल रही है, तो उसकी कंडीशन थोड़ी बिगड़ गई है। तो ये केव्स है। चलो फिर नेक्स्ट है खंबालीड़ा केव। ये राजकोट से 70 किलोमीटर दूर गोंडल के नज़दीक में आया हुआ है। 1959 में इसको डिस्कवर किया। इसमें 3 मेन केव्स है। इसमें चैत्य गृह है, हम देख सकते हैं ऐसे पूरा चैत्य गृह बनाया हुआ है, और यहाँ पे मिडल में स्तूपा है, केव के मिडल में, ये देख सकते हैं। और आजू बाजू में जो है तो उनके जो डिवोटीज़ है, वो डिवोटीज़ की फिगर उसके अंदर कार्व की गई है। ये जो बनाया गया था ये 2nd एंड 3rd सेंचुरी में बनाया गया था, और एक बेस्ट एग्जाम्पल हम कह सकते हैं बुद्धिस्ट आर्ट का। ओके, चलो फिर है तलाजा केव। तलाजा केव जो है वो भावनगर नियर शत्रुंजी रिवर में आया हुआ है। एंशियंट पिलग्रिमेज साइट हम कह सकते हैं इसको। इसमें टोटल 30 केव्स है, मंडप भी है, चैत्य गृह बनाया इसमें, तो ये भी एक बेस्ट हम एग्जाम्पल कह सकते हैं। 3rd सेंचुरी में बनाया गया था, तो एक बौद्धिस्ट रिलीजियन का एक बेस्ट केव हम इसे भी कह सकते हैं तलाजा केव। चलो नेक्स्ट है सना केव। सना केव वाक्या गिर सोमनाथ जो है वहाँ पे आया हुआ है। लोकेशन देखे तो सना माउंटेन जो है वहीं पर है ये, एंड बहुत पुराना है ये भी। दूसरा है ढाक। ढाक केव जो राजकोट डिस्ट्रिक्ट में आया हुआ है। ढाकगिरी उपलेटा यहाँ पे आया हुआ है। पूरा सिंगल रॉक को कट करके ये पूरा बनाया गया है। टाइम देखे तो 4th सेंचुरी में ये तैयार किया गया था, है ना। तो एक बेस्ट एग्जाम्पल हम कह सकते हैं अर्ली केव्स आर्किटेक्चर का। फिर है झिंझुरी झर केव्स। तो ये आया हुआ है सिद्धसर के नज़दीक में, जो ढाक का वेस्ट वाला एरिया है, यहाँ पे ये केव्स है। बहुत सारी ऐसी दूसरी भी बुद्धिस्ट केव्स है। ये बनाया था 2nd सेंचुरी में। ओके, एंड स्पेशलिटी की ये भी एक बुद्धिस्ट रिलीजियस केव है। तो और भी ऐसी बहुत सारी केव्स है। नेक्स्ट है खापरा केडिया केव्स। ये हम फोटो में देख सकते हैं, ऐसे बनाया गया था। कच्छ के अंदर जो लखपत एरिया है वहाँ पर ये केव्स बनाई गई है। जो माउंटेन है ओल्ड पाटगढ़ वाला माउंटेन, उस पर है ये। के शास्त्री ने 1967 एडी के अंदर डिस्कवर्ड किया। टोटल यहाँ पे 2 केव्स है। एंशियंट पीरियड में ये बनाई गई थी, और ये हमारा एक हिस्टोरिकल डिस्कवरी कह सकते हैं कि जो के शास्त्री ने किया, वरना हमें पता नहीं चलता कि भाई ऐसी भी केव्स है। फिर है कालिया डूंगर केव। ये झगड़िया भरूच तालुका, जो भरूच के अंदर झगड़िया तालुका है, वहाँ पे आई हुई है, कालिया डूंगर हिल्स पे। टोटल 3 केव्स है यहाँ पे, और एक 11 फुट का एक लायन का स्टैचू है, और जिसके अंदर ऐसे लायन का स्टैचू बनाया है। यहाँ पे 3 माउथ दिए हैं, पर एक ही माउथ है और बॉडी 2 है। तो इस तरह से पूरा स्टैचू बनाया गया है। बुद्धिस्ट एरा में बनाया गया था, और उसका एक मार्वेलस ये स्ट्रक्चर कह सकते हैं इसका। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट है उसमें है चैरियट टेम्पल।